हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू माय क्लास। सो इन दिस लेक्चर आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। जो लास्ट हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर कर दिया है, जो ये लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, लेकिन आज हम सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं इसको कंप्लीट कर देंगे। इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे, ना भी होगा तो कल तक मैक्सिमम सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं सेल क्या होता है, सेल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सेल क्या था? सेल एक सेला वर्ड से डिराइव हुआ है और वो एक स्मॉल रूम उसको कहते हैं। सेल होता क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल है, सेल के बाद टिश्यू आते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं हमें पता है कि वो डिवाइड करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, जो हम एक छोटे बच्चे से एक बड़े अडल्ट में आ जाते हैं, हम ग्रो कर ओल्ड एज तक जाते हैं, तो हमारे सेल्स ही हैं जो इसमें हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें ग्रोथ करते हैं, हमारी डेवलपमेंट करवाते हैं। और ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के यूनिवर्स में सेल ही है जो ग्रोथ डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और सेल जो होते हैं वो एक तरह से खत्म नहीं हो जाते। सेल एग्जिस्ट फ्रॉम करते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल बनता है वो उसके अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव करता है। हमने और क्या क्या सेल के बारे में पढ़ा था? हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है उसको दिया किसने, सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो भी कहाँ पे डिस्कवर किया था, किसमें उन्होंने डिस्कवर किया था? और डेड सेल में, डेड प्लांट सेल में, बाग में उन्होंने ये देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एवी ल्यूविन हुक्स नामक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की थी। देन हमने पढ़ा स्क्लैडिन एंड स्कैवॉन के बारे में जिन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके बाद हमने वर्चो के बारे में पढ़ा जिन्होंने कहा कि सेल जो एग्जिस्ट करते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव करते हैं। इन सब साइंटिस्ट के बाद में हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो होती है मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको रूम कहते हैं, बिकॉज एक रूम के अंदर एक वेल फर्नीचर होता है, फर्निश्ड रूम चाहिए, हमें भी चाहिए। वैसे ही सेल के अंदर एक बहुत जो ऑर्गेनेलिस हैं जो अपना रोल कर रही हैं, जो सेल की ही हेल्प कर रही हैं, तो वो न्यूक्लियस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये सब ऑर्गेनेलिस इसके अंदर आएंगी जो हम आज डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर सेल की बात करें तो सेल की शेप एंड साइज की बात करें तो सेल में जो साइजेस की बात की थी हमने, वो ये बात की थी सेल यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, है ना, तो उसमें छोटे सेल, सिंगल सेल, जो एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जिसमें अमीबा, माइकोप्लाज्मा जैसी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। देन हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें बहुत सारे मैनी सेल्स आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी में सेल्स के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? वो है ओवम, द एग ऑफ अ फीमेल। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म। ठीक है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम ह्यूमन में बात करें तो वो है न्यूरॉन, नर्व सेल जो हमारा है वो। ठीक है, और यूनिवर्स में अगर हम ऑर्गेनिजम्स में आज अगर मैं आपको बताऊं लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो अगर डायनासोर्स आज जिंदा होते, डायनासोर्स अगर आज धरती पे होते तो ऑब्वियसली उनका ही एग होता। लेकिन आज के टाइम पे जो लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड में, यूनिवर्स में है हमारे यहाँ पे, वो है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, तो उसके बारे में हम जब सेल खत्म कर देंगे, सेल के ऑर्गेनेल्स खत्म कर देंगे, तो हम वन बाय वन लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, इसके पूरी एक फैक्ट में आपको लास्ट में आपको दिख जाएगा, आप उसको नोट डाउन कर देना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेल ऑर्गेनेलिस इन डिटेल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलिस में हमने कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस पढ़नी है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। हम सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की वॉल, देन हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बाद हम पढ़ेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम जब यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, जब हम सेल के अंदर एंटर कर देंगे तो ऐसा सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बट मैं आपको न्यूक्लियस लास्ट में पढ़ाऊंगी, बिकॉज उसके साथ डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन जो बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, अपने से एक टॉपिक बनता है जिसकी अलग ही वीडियो बनाऊंगी मैं आपके सामने, तो उसको हम लास्ट में ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे तो न्यूक्लियस, देन हम पढ़ेंगे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज, देन हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स, हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद ही जब हम प्लांट सेल की अगर बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, जो हम प्लांट सेल की बात करेंगे जब हम प्लांट सेल की, क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेलिज्म हमने दोनों ही सेल की पढ़नी है, दोनों ही सेल में क्या काम करते हैं, तो प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है, वो सब इसी में आ जाएंगे, हम इसमें कवर कर देंगे। ये कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनके फंक्शन क्या है और इनका इंपॉर्टेंट मेन जो एग्जाम के व्यू से हमने पढ़ना है, तो एग्जाम के व्यू से हमने इसमें यही पढ़ना है कि इसके स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है, बॉडी में हमारे ये फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल, अब पहले मैं सेल ड्रॉ करती हूँ। सेल वॉल देखो, सबसे पहले सेल, ये रहा एक सेल, ठीक है। सेल की ये होती है वॉल और उसके अंदर होती है यहाँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। अब सेल वॉल जो होती है इसके बारे में जब हम जानेंगे तो ये प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट्स, ठीक है, ओनली इन प्लांट्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, मतलब ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। अब सेल वॉल किससे बनी होती है और इसका फंक्शन क्या है। सेल वॉल जो प्लांट्स की बात करें, जब हम सेल वॉल की प्लांट्स की बात करें, मैं प्लांट सेल की ही बात कर रही हूँ, ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कुछ नहीं है, बस 100 ग्लूकोज मिलके जो एक कंपाउंड बनता है वो सेलुलोज है, ठीक है। तो सेलुलोज से बनी होती है ये सेल वॉल जो होती है, सेलुलोज की बनी है, किसकी, प्लांट्स की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। मैंने जब ये खत्म हो जाएगा तो मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और उनमें जितने भी ये किंगडम्स के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे यहाँ पे 5 किंगडम में अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स एनिमल्स जितने भी आते हैं, उनमें कोई स्पेशल जिनकी सेल वॉल अलग बनी है, वो एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर देना है आपको लास्ट में, ठीक है। तो सेल वॉल किसकी, कौन से ऑर्गेनिज्म की, क्या क्या सेल वॉल है, किससे बनी है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो अभी हम सेल वॉल एनिमल सेल और प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में होती है सेल वॉल और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेलुलोज से बनी होती है। अब यहाँ पे ये करती क्या है, ठीक है, करती क्या है सेल वॉल, सेल वॉल प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, जो ये सेल है पूरा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोवाइड करती है, बाहर से कोई डैमेज ना हो रहा हो, सेल को कोई डैमेज ना हो उससे प्रोवाइड करती है, एक तरह से प्रोटेक्शन करती है सेल की, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल। अब ये प्लांट सेल में होती है, तो प्लांट सेल में जो हम देखते हैं जो ये स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे एक सेल जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के दौरान कि हम कच्चा जो आम खाते हैं वो खट्टा होता है, कैरी जिसको कहते हैं, कच्चे आम जो आते हैं वो छोटे छोटे खट्टे होते हैं, लेकिन जो राइप मैंगो होता है, मतलब जो राइपन मैंगो होता है, जो पका हुआ आम होता है, वो मीठा क्यों हो जाता है। अब तो हम बोलेंगे पक गया तो वो मीठा हो गया है ना, उसमें स्वाद आ गया, हम यही बोल सकते हैं। मैं इस चीज़ से आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये सेल वॉल जो होती है, सेल होते हैं, सेल क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे हम एक घर बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं हम सेल को, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, है ना, लाइफ को बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक करना। अब हम एक रूम बनाया हुआ है, ठीक है, इस रूम में हम ईंटें लगाते हैं, अब हम ईंट के बीच में उनको बाउंड करवाने के लिए बीच में सीमेंट लगाते हैं, है ना, तभी तो हम एक लाइन बनाते हैं, पूरी ईंट की एक पूरी लाइन जब बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं तो उसको हम जोड़ते हैं, और वो पूरा एक जो सेल था, सेल का वो पूरा एक टिश्यू बन गया, एक सिंगल दीवार टिश्यू बन गई। जब पूरा रूम बन गया तो वो तो पूरा ऑर्गन बन गया, अब उसके बीच में सब कुछ सामान हमने फिट कर दिया तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसे ही होता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जब हमने ये सेल, ऐसे ही सेल वॉल एक दूसरे के सेल के साथ बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं,
इनके बीच में होता है, जैसे सीमेंट की बात कर रही हूँ मैं, इनके बीच में कंपाउंड होता है पेक्टिन, इनके बीच में होता है पेक्टिन, ठीक है। केमिकल जो होता है कंपाउंड वो होता है पेक्टिन, ठीक है। अब ये पेक्टिन क्या होता है इनके बीच में, इस तरह से सेल्स के बीच में, जब कच्चे आम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेकिन जब वो राइपन आम, जब वो पकना स्टार्ट होगा, जब ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, जब इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना स्टार्ट होगी, ये पेक्टिन कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। कौन से शुगर में? फ्रक्टोज शुगर में, ठीक है, शुगर में, फ्रक्टोज शुगर में। और इससे दो चीजें हमारी क्लियर हो सकती है। फ्रक्टोज शुगर मतलब वो शुगर जो फ्रूट्स में मीठापन देता है। हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें जो मीठा स्वाद हमें आता है, जो मिठास है फ्रूट्स की, वो फ्रक्टोज शुगर की वजह से होती है। हम उसमें, अगर कोई जिसको साइंस का नहीं पता होगा, मैं भी वो ग्लूकोज कह दे, ठीक है, सुक्रोज बोल दे, अगर उसको नाम पता है, ग्लूकोसिस के नाम पता है अगर उसे, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शुगर होती है, जो उनमें मीठापन होता है, वो फ्रक्टोज शुगर की वजह से होता है। एक बात और, मैंगो का उसमें क्वेश्चन आया था कि हम जो रॉ मैंगो खाते हैं, जो कच्चे आम खाते हैं, वो खट्टे होते हैं, लेकिन जब हम पका हुआ आम खाते हैं तो वो मीठे होते हैं, ऐसा क्यों? तो वहां पे उन्होंने कुछ ये ऑप्शंस दिए थे। उसमें क्या था कि जब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम आता है, जब ये सेल्स ग्रो और डेवलप करते हैं, तो जो ये पेक्टिन है, जो ये पेक्टिन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। कौन सी शुगर में? फ्रक्टोज शुगर में, ठीक है। तो इस तरह से जो पके हुए आम होते हैं उनमें हमें ज़्यादा मिठास आती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, सेलुलोज से ये बनी होती है सेल वॉल, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी। और ये प्लांट सेल में ही होती है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो मतलब हम प्लांट्स की ही सेल वॉल की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। और ये प्रोवाइड, इसका मेन स्ट्रक्चर, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक बॉडी बनाता है प्लांट की, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसको, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करता है, और उसको फिजिकली डैमेज, जो बाहर से कोई डैमेज ना हो, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है और कंट्रोल करता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई बाहर से लेन देन या कोई बाहर से इन्फेक्शन या जो हर चीज़ सिलेक्टिवली ही अंदर आ सकती है, सिलेक्टिवली ही जा सकती है, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये सारा सेल वॉल के लिए था, ठीक है। सेल वॉल प्लांट्स में थी, इसीलिए मैंने आपको सेल का स्टार्ट करने के पहले आती ही सेल वॉल है, जो हमने यहाँ पढ़ ली। इसका हमने क्या क्या मेन पढ़ने वाला क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। और यहाँ पे ये है कि इनके बीच में जो पेक्टिन होता है, जब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, जब ये फ्रूट्स जो मीठे, मैं फ्रूट्स की बात करूँ, फ्रूट्स में भी तो सेल होंगे, हर चीज़ में सेल है, वुड में सेल है, स्टेम में सेल है, जो फ्रूट्स बन रहे हैं वो भी तो सेल हैं। जो उनकी सेल वॉल होती है उनमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है, और वो पेक्टिन धीरे धीरे जब ग्रो एंड डेवलप करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज शुगर में, जिससे हमें जो फ्रूट्स हम खाते हैं मीठा स्वाद आता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। हमने सेल वॉल पढ़ ली जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती थी। अब इसके अंदर की जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रेजेंट होती है बोथ, मतलब प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल जो होती है, पहली बात बनी किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है अपने में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? और ये थिन मेम्ब्रेन है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड मेम्ब्रेन्स आर फ्लूइड लाइक
स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको गिवन किसने किया, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया, इसको इसके बारे में बताया था सिंगर एंड निकोल्सन ने। ठीक है, इसको बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये पता है किस तरह से होती है। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है एक्चुअल में ये होती हैं इस तरह से। जब हम बहुत डिटेल में अगर इसको बेसिक से पढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरह से होती हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऐसे ही जो इसकी दूसरी, मतलब इसके ऐसे चलती रहेगी गोल 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 गोल, अगर हम ऐसे चला बना रहे हैं तो अंदर की तरफ ये ऐसी होती हैं। ठीक है, और इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीजें क्या हैं, यही है फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, यही है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो होता है, लिपिड होती हैं, और बाइलेयर ये मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि इसके बाहर भी तो लिक्विड होता है, ये बनी होती है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब ये लिपिड क्या है, लिपिड जो है ये हमारे बॉडी का जो लिक्विड फैट होता है ना, ये वो है, जो हमारी बॉडी में लिक्विड फैट होता है ये वो है। तो मतलब वो भी एक लिक्विड ही हुआ ना, और फैट है, लिक्विड फैट है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, इन दो चीजों को क्या बोलते हैं, देखो ये जो ये चीज है इसको हेड पार्ट बोलते हैं। है ये क्या है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही जो सेल मेम्ब्रेन है यही है, इसको बोलते हैं हेड पार्ट को बोलते हैं, हेड पार्ट है, और इसको बोलते हैं लेग पार्ट, ये हेड और ये लेग। अब ये इसको बाहर क्यों है और ये अंदर की तरफ ही क्यों होती है, इसके पीछे कहानी क्या है कि जो ये लेग्स होती हैं, ठीक है, जो ये लिपिड की बनी हुई है, जो लेग्स हैं ये लिपिड की बनी, बाई लिपिड, बाई दो है ना तो बाई लिपिड हो गया, तो बाई लेयर लिपिड बाई लिपिड की बनी होती है, और ये बाहर इसकी बनी फॉस्फो बाई लिपिड लेयर इस तरह से बनी होती है। जो ये होती हैं ये लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक होती हैं। फोबिक का मतलब क्या हो गया, डरना, और हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर। तो जो ये चीज होती है, ये लेग्स जो होती हैं ये पानी से डरती हैं, तो जो बाहर सराउंडिंग में पानी है, ठीक है, और जो अंदर तो पानी है लेकिन जो बाहर, इसको बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, तो ये क्या करती हैं, अंदर की तरफ चले जाती हैं। और हेड जो पार्ट है वो पानी से प्यार करता है, वो हाइड्रोफिलिक है, जो फिलिक हो गया लव, वो पानी से प्यार करता है। तो हाइड्रो जो हेड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो पानी की तरफ, वो जो बाहर लिक्विड होगा उसकी साइड होगा, और जो लेग पार्ट होती है जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ होती है, वो अपने आप को कोशिश करती है पानी से बचाने के लिए, ठीक है। और ऐसा क्यों, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ये क्या होती हैं, मूव करती रहती हैं। और ये सिलेक्टिवली, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, सेमी परमिएबल है और सिलेक्टिवली परमिएबल है कि मतलब ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर और अंदर से चीज़ों को बाहर भेजती हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई आया जाया नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस पूरी लगी हैं भाई। यहाँ से डोर, अगर यहाँ से कोई एंटर कर चुका है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रिक्ट होगी कि सबको अंदर नहीं आने देती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का क्या मतलब हो कि जो अंदर आ सके, सिलेक्ट करके वो उसको अंदर ला सकती है, और सेमी थोड़ी कोई ही जो होगा अंदर आ सकता है, और वो यहीं से आएगा। ये अब इसके ऊपर यहाँ पे प्रोटीन्स इस तरह से होते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स जो प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो हो गया वो भी यहाँ पे होते हैं, ये सब यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये फ्लूइडी होते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स इनको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। और इनका मेन फंक्शन मेन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के ऑर्गेनेल्स को, और बाहर से
आना जाना, ये इनका पूरी इस पे होता है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल परमिएबल सेलेक्ट करती हैं कि इस चीज़ को आना है किसको बाहर जाना है। इसीलिए जो बाहर से अगर किसी को प्रोटीन को या किसी को भी बाहर जाना है या अंदर से बाहर आना है तो इस सेल मेम्ब्रेन के लिए पहले परमिएबल होना पड़ता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिंगर एंड निकोलसन ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। ये थिन होती हैं, बहुत ही पतली सी होती हैं, थिन होती हैं और मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो मैंने आपको बता दिया ये प्रोटीन्स और लिपिड बाय लिपिड लेयर ये इस तरह से होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी इनके पास इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, वो ये बता दिया बाय लेयर कैसे। और मेम्ब्रेन्स आर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि बाहर जो है फ्लूइड होता है इस तरह से, अंदर भी सेल का फ्लूइड होगा और बाहर जो फ्लूइड होगा, इससे अपने आप को लेग्स जो होती हैं बचाने के लिए, पानी से डरती हैं, दैट्स अपने आप को बचाने के लिए हेड ऊपर बाहर की तरफ होता है और लेग्स अंदर की तरफ होती हैं और ये प्रेजेंट होते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कम्पिटिटिव हिसाब से तो क्वेश्चन यही आएगा कि इसका सेल को जो मेम्ब्रेन है बताया किसने और इसका काम क्या है और ये बनी किसकी होती है। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी लेयर होती है और इसका काम है ये सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपने में कंटेन करता है, ये सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे के बिना इनका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ेंगे ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा हम इसके साथ पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स और वैक्यूल, ठीक है। ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स ही हैं और इनके हम अब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस जानेंगे, ठीक है। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले हम सेल ड्रॉ करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं कि ये पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। इनके क्या है, इनका काम एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिना इनका कोई काम नहीं होगा। तो पहले हम सेल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, सेल ड्रॉ किया, इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। पहले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस की ही जो मेम्ब्रेन है रीजनरेट करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे जल्दी और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस पूरा जुड़ा होता है। अगर मैं ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं बीच में। अब इसी की मैं अगर यहाँ करूँ, इसी की जो वॉल होती है ये रीजनरेट करके क्या बनाती है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। सिमिलर हमेशा हमने बुक में देखा है आमने सामने, ऐसा नहीं होता है, बुक में ड्रॉ किया होता है, ये इसकी ही वॉल रीजनरेट हुई होती है ऐसे ऐसे। अगर 3D कर लो तो बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉल से, न्यूक्लियर की वॉल से ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होती है और इसी के बैक साइड पे, ठीक है, बिल्कुल शर्माते हुए, बैक दिखाते हुए ऐसे बिल्कुल शर्माते हुए इसकी दूसरी बहन ऐसे प्रेजेंट होती है, जो बिल्कुल टेलीफोन की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, जो पुराने ज़माने के टेलीफोन होते थे इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल इसके साथ शर्माते हुए, पीठ दिखाते हुए होता है। और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे लाइजोसोम्स और वैक्यूल, वो भी इसी तरह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सेम इससे भी होते हैं। तो आपको मैं एक ही बताऊंगी ड्रॉ करके, ठीक है। और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर है, ठीक है, अभी हम न्यूक्लियस बाद में, लेकिन हाँ इसकी कुछ ऊपर वॉल्स में क्या होता है,
इस तरह से ऐसे यहाँ पे पिंपल्स निकले होते हैं एक तरह से, सब सपोज कर लो पिंपल्स नहीं है, ये राइबोसोम्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। कुछ भी कर लो, प्रोटीन विदाउट राइबोसोम नहीं बन सकता, ठीक है। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन की सिंथेसिस अगर हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनेली कर रही है तो वो ये राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब राइबोसोम्स अंदर सेल न्यूक्लियस यहीं पे प्रेजेंट है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंस है, ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स जो होती है ये बीच में, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इन दोनों को मिलकर बोलते थे प्रोटोप्लाज्म, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो ये है राइबोसोम्स है, ये इस तरह से होते हुए एंडोप्लाज्मिक के भी लेयर्स पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। मोस्टली फ्रंट साइड पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस के पास उसके पास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की यहाँ पे होता है, वॉल पे होता है, एनवलप पे, तो उससे ही कंटिन्यू हो रही है तो वहाँ पे होता है, बैक में नहीं होता। और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पहले ही क्यों है उसके बाद में क्यों है, तो रीजन यही है कि न्यूक्लियस की ही वॉल से आ रहा है और न्यूक्लियस की वॉल पे भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे, उसी के साथ साथ इनके फंक्शंस भी कवर हो जाएंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये रेटिकुलम वर्ड है ये नेट होते, इसको बोलते हैं नेट, ठीक है, नेट की तरह, तभी ये नेट की तरह दिखती है यहाँ पे, ठीक है, नेट की तरह। और एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मा का मतलब है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। रफ का मतलब है जिसके ऊपर राइबोसोम जड़े हुए हैं, मतलब जिसके ऊपर पिंपल्स आ चुके हैं। अब आप देखो हमारी स्किन पे जब पिंपल आते हैं तो वो स्किन कितनी रफ लगती है ना, तो जिसके ऊपर ये पिंपल आ चुके हैं मतलब राइबोसोम्स आ चुके हैं, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिसपे प्रेजेंट क्या होंगे राइबोसोम्स, ठीक है। और स्मूथ जिसके ऊपर क्या होंगे नो राइबोसोम्स। और एक क्वेश्चन आता है कि स्मूथ और रफ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यह हमेशा याद रखना, हम गलती कर देते हैं कि एक को पूरा रफ बना देते हैं और एक को हम स्मूथ रखते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो रफ होती है उसके पीछे, उसके बैक साइड पे होता है स्मूथ, पहले रफ आती है फिर पीछे स्मूथ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के अलग अलग फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पता चल गया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से ही एक मेम्ब्रेन आगे रीजनरेट करती है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम जो है मैंने आपको बताया वो है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स अगर मैं बात करूं, राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो ये है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, यही हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं हमारी बॉडी में, और यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं हैं। तो रफ वाले जो होते हैं ये काम करते हैं प्रोटीन के लिए, और स्मूथ वाले काम करेंगे प्रोटीन के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शन का काम होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स की मॉडिफिकेशन करना, सिंपल, पूरी मॉडिफिकेशन भी नहीं, सिर्फ बनना, मतलब तैयार होना, तैयार होकर थोड़ा बहुत बनना, बाकी सारा काम गोल्जी करेगी, ठीक है, इसका यही काम है। अब इनका काम क्या है देखो, यहाँ से
राइबोसोम्स हैं यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से अब प्रोटीन बनेंगे, तो इसके अंदर जो ये ल्यूमन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ल्यूमन। इंटर अंदर है ना तो इसलिए इंटर, ठीक है। ल्यूमन कैविटी है, खाली है तो ल्यूमन। ल्यूमन वर्ड जो होता है, ल्यूमन वर्ड जो होता है ये कैविटी के लिए होता है, ठीक है। ये एक कैविटी के लिए होता है, जो खाली कैविटी, खाली स्पेस जो है इसको बोलते हैं इंटरल्यूमन, क्योंकि इंटरसेलुलर ल्यूमन अंदर है। और ये साइटोप्लाज्म वाली को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमन, ठीक है, बाहर है। तो यहाँ से जो प्रोटीन बन के आ रहा है, अब वो क्या होता है, यहाँ से प्रोटीन बन रहे हैं। अब ये राइबोसोम यहाँ पे भी है और राइबोसोम अंदर भी है। इस वाले राइबोसोम को जो ये बाहर है इसको बोलते हैं फ्री राइबोसोम। क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम। और इनको बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। क्या बोलते हैं? बाउंड राइबोसोम। अब ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, ये प्रोटीन्स नहीं बनाते, ये भी प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी बना रहे हैं, ये भी प्रोटीन्स बना रहे हैं, लेकिन ये सेल के अंदर ही रहेंगे। अब इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाउंड राइबोसोम है, इन्होंने सेल के बाहर आना है, इन्होंने सेल के बाहर आना है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं इन्होंने बाहर आना और बाहर काम करना है, ठीक है। हमारी बॉडी के सेल्स के बाहर आके फ्लूइड में आना, इन्होंने वहाँ काम करना है, उसके लिए होते हैं बाउंड राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से बनते हैं प्रोटीन्स। जब प्रोटीन फॉर्म होंगे, यहाँ प्रोटीन बनेगा, यहाँ प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी हेल्प, वहाँ पे हेल्प होगी, वहाँ पे ये बनाएंगे, प्रेजेंट है राइबोसोम्स की सरफेस पे, और ये बनाएंगे। और यहाँ पे ये बहुत कम मॉडिफाई होंगे। इनका काम क्या है? बहुत प्रोटीन बनाना, सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये प्रोटीन को कैरी करेंगे और इन्होंने पास ऑन करना है आगे, ठीक है। अब यहाँ से होके, और साथ साथ में स्मूथ भी है, और स्मूथ का फंक्शन है, रफ का तो काम एक ही है कि प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की हेल्प करना, प्रोटीन को एक वेसिकल के बीच में, ठीक है। मॉडिफिकेशन गोल्जी ने करनी है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखो, अब हमारे पास एक कपड़ा है, एक कपड़े की फैक्ट्री होती है। कपड़े की फैक्ट्री के बाद जब एक दुकान में जाता है और उसको हम लेते हैं और हम एक टेलर को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेलर है, जो उसको कपड़े को एक अच्छे से डिज़ाइन करेगा, बटन लगाएगा, सुंदर बना देगा, पूरे कपड़े को चेंज करके बिल्कुल एक अच्छे स्ट्रक्चर में दे देगा, वो काम करता है गोल्जी। लेकिन जो थोड़ा बहुत जैसे कि फैक्ट्री से आके दुकानदार के पास आ गया, दुकानदार ने उसको थोड़ा बहुत पैक करके रखा हुआ, थोड़ा बहुत संभाल के रखा, मतलब थोड़ी सी फॉर्मेशन है, पूरी नहीं है, हमने बस खरीदा और उसने कटिंग करके हमें दे दिया, वो उतना सा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, सिंपल। और वहाँ से हमने लेना है, जब हमने उसको लेना है तो वो हम एक पॉलीथीन में डाल के देता है, शॉपकीपर हमें पॉलीथीन में कपड़ा डाल के देगा। वो कपड़ा जो यहाँ से गोल्जी के पास लेके जाएगा प्रोटीन, उसको बोलते हैं वेजिकल। जो ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को टू गोल्जी अपैरेटस, जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक एज अ वेजिकल होती है। किससे होती है? वेजिकल। वेजिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेजिकल, जिसके बीच में सामान होता है, ठीक है। जैसे पॉलीथीन है एक, तो वो यहाँ से आया और गोल्जी के पास चला गया, और गोल्जी ने क्या किया, उसको एक टेलर की तरह उसको पूरा मॉडिफाई किया, उसको पैकेज किया, सारा काम गोल्जी ने किया, और उसको वापस से वेजिकल, क्योंकि अब हम सूट लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जाए टेलर के पास, तो वो हमें हाथ में तो थमाता नहीं है, वो भी पॉलीथीन में डाल के हमें देता है, तो वापस से हम उस पॉलीथीन को उठाते हैं और घर ले आते हैं। तो वो जो पॉलीथीन में वापस से आया, तो गोल्जी ने अच्छे से मॉडिफिकेशन किया प्रोटीन्स का, अच्छे से उनको पैक भी किया। पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम किसका है? गोल्जी का। किसकी? लेकिन प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स की और लिपिड्स की पूरी मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग का काम करना गोल्जी का है, और यहाँ पे लिटिल बिट फॉर्मेशन होना एंड प्रोटीन्स का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ का लिपिड्स को लेके है। अगर मैं सिर्फ रफ की बात कर रही हूँ तो रफ में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये करेगा क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और वेजिकल की फॉर्म में लेके आता है और गोल्जी को दे देता है। इसीलिए साथ में इसके साथ काम में, इसीलिए साथ अटैच है, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसने आधा काम करना है, पूरा इसी ने करना है, ठीक है। तो क्या करेगा? रफ से जो होंगे प्रोटीन, जो होंगे
वो इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल में तैयार होके प्रोटीन जो होते हैं वो चले जाएंगे किसके पास, गोल्जी के पास। किसके पास चले जाएंगे, गोल्जी के पास, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी करता है, किसकी फॉर्मेशन, लिपिड्स की। यहाँ पे होती हैं लिपिड बनते हैं, यहाँ पे लिपिड्स की बात करें, हम प्रोटीन से लिपिड्स की बात करें तो रफ प्रोटीन और लिपिड वाला, स्मूथ वाला लिपिड करेगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, ये भी वेजिकल में होके यहाँ पे इसके पास आ जाते हैं गोल्जी की पीठ के पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेजिकल्स जो होते हैं ये बिल्कुल इसके साथ आके इसकी पीठ पे ऐसे यहाँ पे लग जाते हैं और ये इसको ऐसे अंदर की तरफ आने दे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि इसका एंट्री को क्या बोलते हैं और इसकी एग्जिट को क्या बोलते हैं। जब यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग जो होती है यहाँ पे तो गोल्जी ने करनी है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भेजता है थोड़ा सा उसको क्या करके फॉर्म करके, तो यहाँ पे गोल्जी क्या करता है, इसके इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, जो इसकी बैक साइड होती है इसको बोलते हैं सिस फेज, और जो इसकी इनर साइड होती है इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, बैक साइड को इसको बोलते हैं सिस फेज और इनर साइड को बोलते हैं ये चीज़ ट्रांस फेज, और यहाँ पे इस साइड को बोलेंगे सिस फेज, ठीक है। इसकी दो साइड्स होती हैं। तो यहाँ से ये लिया और इसने भी अच्छे से पैक किया, मॉडिफाई किया और वेजिकल के ही रूप में वो बैग को बाहर भेज दिया और वो सेल से बाहर आ जाते हैं, सेल से बाहर आ जाते हैं। प्रोटीन्स का सेल के बाहर भी तो काम है बॉडी में, वो वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो स्मूथ के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। स्मूथ के फंक्शन क्या क्या है, स्मूथ के फंक्शन देखो क्या करता है। स्मूथ फंक्शन पहली बात तो लिपिड के लिए कर रहा है, लिपिड की मॉडिफिकेशन कर रहा है। लिपिड जो हमारी बॉडी में, लिपिड क्या है, एक लिक्विड सा फैट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फंक्शन करता क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है। ये काम करता है स्टोरेज, किस किस की स्टोरेज करता है, ठीक है। यहाँ पे ये करता है स्टोरेज ऑफ फैट्स, लिपिड्स, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स, जितने भी हमारे फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, ये उनकी स्टोरेज और उनकी फॉर्मेशन फंक्शन करता है, ठीक है। स्टीरॉइड्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम बात करूँ स्टीरॉइड्स का, अब हमने स्टीरॉइड सुना होता है और हमने यही सुना हुआ है जैसे कि ये जिम वाले पर्सन होते हैं या जो ये एथलीट्स होते हैं, ये स्टीरॉइड्स बाहर से कंज्यूम करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं स्टीरॉइड्स के। तो ऐसा नहीं है, स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली भी होते हैं, नेचुरली भी बनते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस भी होते हैं। जैसे कि हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स ही होते हैं। जिससे कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस में हेल्प करता है हमारे, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन जो हो गया टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। इन सब के काम जो फंक्शंस जो हैं, जब हम रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे उसमें कब क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी भी सबको पता ही होते हैं। ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये फीमेल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नाम में ही स्टीरोन, प्रोस्टेरोन, ये इसका मतलब स्टीरॉइड्स ही हैं, ये सब एक स्टीरॉइड्स ही हैं। तो ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हेल्थ स्टोरेज जो होते हैं, बनाना जो फॉर्मेशन जो होती है यही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका काम और होता है कैल्शियम का स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आइंस, ठीक है। और काम इनका हो गया, हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क और है डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन किसकी, हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। लीवर में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में लीवर प्रेजेंट, जो लीवर के सेल्स हैं वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ठीक है। तो लीवर में ही ज़्यादातर लिपिड, और क्योंकि वहाँ पे ही वाइल प्रेजेंट होता है जो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, और लीवर में ही ज़्यादा काम होता है इसका, लिपिड्स का, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो लीवर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल्स ये प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ये हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन करने की। अब जैसे हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, तो मेडिसिन का
डिटॉक्सिफिकेशन कर देना, यूज होने के बाद उसको यूरिन की फॉर्म में डिटॉक्सिफिकेशन का कराने का हेल्प कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, हम ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अगर मैं लिखूं ज़्यादा सही रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, उसमें मेडिसिन भी आ गए। और हाँ, अल्कोहल, जो इंसान बहुत अल्कोहली मतलब उसको एडिक्ट हो चुका है अल्कोहल को लेके, तो ऐसा होता है कि ये कॉमन सी बात सबको पता है कि जब कोई 1 या 2 पैग मारता है तो थोड़ी चढ़ती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं चढ़ती। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी लीवर के अंदर जो SCR है, हमारी लीवर के अंदर जो SCR है ये बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो चुका होता है। इसका तो बेचारा काम है, अब जो हमारी हरकतें हैं उसको देख के इसको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब दारू वाला जो इंसान होगा ये उसका साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, लीवर बहुत हद तक साथ निभाता है, लेकिन एट द एंड लीवर डैमेज हो भी जाता है। तो SCR करता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और जितना ड्रग्स अल्कोहल आ रहा है ये उसको डिटॉक्सिफाई करके हमारे लीवर को सिक्योर रखेगा, हमारी बॉडी को सिक्योर रखेगा ना। तो अब हम 1 2 3 जिसने भी पिए उसको शुरू में बहुत चढ़ेगी, क्योंकि उसका इतना SCR अभी रेगुलेट नहीं, धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई करके वो उसको रिमूव आउट कर रहा है। लेकिन जब एकदम से 3 के बाद जब नशा चढ़ना बंद हो जाता है और उसको लगता है कि उसको चढ़ नहीं रही, उसको नशा नहीं चढ़ रहा, तो वो और कंज्यूम करेगा, उसके और कंज्यूम के चक्कर में SCR और ज़्यादा अपना काम करेगा। तो SCR इतना बन जाता है उसके लीवर में कि वो मेडिसिन भी खाएगा ना तो वो खाते ही डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, कोई मेडिसिन खाएगा डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, कुछ भी ड्रग्स अपनी अच्छी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी लेगा 2 मिनट नहीं लगेंगे डिटॉक्सिफाई। इसीलिए जो दारू पीने वाला इंसान होता है उसको मेडिसिन का असर जल्दी नहीं हो पाता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि उसका जो SCR है बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका होता है और बहुत जल्दी ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तैयार बैठा होता है, क्योंकि इतना दारू पिला दिया लीवर को कि वो SCR खुल चुका है पूरा की पूरा, कि अब तो बस जब दारू आएगी उसको डिटॉक्सिफाई करना ही करना है, क्योंकि हमारी जो हरकतें होंगी SCR वही करेगा। इतना उसको पिला दो कि SCR का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, तो वो पीते जाएगा तो वो डिटॉक्सिफाई होता जाएगा। इसीलिए यही रीज़न होता है कि जो इंसान ड्रिंक करता है शुरू में उसको बहुत चढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि मुझे 2 से कुछ नहीं होगा, 4 या 5 या 6 इतने लगा दो मुझे चढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 6-7 भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। रीज़न क्योंकि उसके लीवर के जो अंदर SCR है वो काफ़ी डेवलप हो चुके होते हैं, जिसका काम ही डिटॉक्सिफिकेशन का है। इसीलिए वो इंसान ज़्यादा बीमार रहता है और उसको मेडिसिन का असर कम हो जाता है, मेडिसिन उस पर असर नहीं कर पाती हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। इसीलिए से ये पता चलता है दारू नहीं पीनी चाहिए, इट इज़ इंजूरियस टू अवर हेल्थ। तो बेवड़े लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इसके बारे में, तो उन्हें समझा देना ये चीज़। तो इसी तरह इस लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि ये जो अल्कोहलिक जो होते हैं एडिक्टेड उन तक ये चीज़ पहुंच जाए। तो नेक्स्ट अब हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था, अब हम वो पढ़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था एमिलियो वेराटी ने 1902 में, ठीक है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, मैं एक फंक्शन SER में ही भूल गई, तो मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। SER क्या करता है, कैल्शियम आयन जो है उसका स्टोरेज जो होता है उसमें हेल्प करता है। अब मैं इतना डिटेल में आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन होता है क्या, जो हमारे मसल आयंस, कैल्शियम आयन स्टोरेज हमारे मसल्स में, इन्होंने हमारे मसल सेल्स में देखा था, इन्होंने मसल सेल्स में SER को देखा था। तो ये होता है क्या, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ के पास होता है कैल्शियम आयन। जब कोई न्यूरॉन, हमारे सेल जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, जब कोई मैसेज लेकर इसके पास आते हैं हमारे मसल्स के पास, जब हमारा एक्चुअली क्या होता है कि अब यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ और मसल्स कंट्रैक्शन, जैसे कि कोई आग मैंने देख ली या कोई चीज़ मेरे पास एकदम, मुझे पता है कि हाथ अगर मेरा ऐसा रहा तो मुझे कुछ पेन हो जाएगी या ऐसा कुछ, तो मैं एकदम से हाथ पीछे कर दूंगी। मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हम एकदम से करते हैं, ठीक है, एक तो वो हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयंस जो हेल्प करते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन जो SER का हेल्प करता है मसल्स में, किस लिए,
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। जो ये हमारे मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जो ये मैं मूव करवा रही हूँ, जो मसल्स जो है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है कौन? SCR। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मसल सेल्स में। तो एमिलियो वेराटी ने SCR को मसल सेल्स में देखा था सबसे पहले, मसल सेल्स में, तो उन्होंने SCR के बारे में बताया था। अब मसल सेल्स के बीच में SCR इस तरह से होता है, उनके बीच में कैल्शियम आयंस ही हैं जो एक्चुअली में ट्रिगर करते हैं कंट्रैक्शन के लिए। हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं नर्व सेल्स से जो यहाँ पे सिग्नल देते हैं, और SCR को जब सिग्नल मिलता है तो वो कैल्शियम आयन ट्रिगर होता है, तो हमारी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है हमारी बॉडी में एकदम से होती है तब, ठीक है। उसके बाद एमिलियो वेराटी के बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है कीथ पॉटर, ठीक है। कीथ पॉटर ने 50 साल के बाद, आफ्टर 50 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 50 इयर्स कीथ पॉटर के नामक साइंटिस्ट आते हैं। तो इन्होंने सर्च किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एंडोप्लाज्म एज एक टर्म दे दी, इनको टर्म दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्होंने बताया। और अभी जो फादर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी जो है, इसके साथ एक साइंटिस्ट और जुड़े, थॉम्सन, ठीक है। तो पॉटर एंड थॉम्सन आर द फादर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन? पॉटर एंड थॉम्सन was the father, Potter and Thomson are father of, क्या है ये? फादर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अभी हमने क्या पढ़ा? राइबोसोम्स और उसकी दोनों ER और SCR के फंक्शंस पढ़े, और वही साथ साथ हमने गोल्जी का भी पढ़ लिया। गोल्जी का हमने क्या पढ़ा? गोल्जी का हमने यही काम पढ़ा, ये प्रॉपर मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, प्रॉपरली मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा, कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। ये भी इसी के साथ हमने कवर कर दिया। अब यहाँ पे एज ए वेजिकल रूप में जब ये बाहर सामान बन के आता है तो ये चला जाता है वैक्यूल, जो हमारी, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो वैक्यूल तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो लाइसोसोम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। एक्चुअली ये हेल्प करते हैं हमारी, एक तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद ये, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल नहीं है, ये अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। अगर मैं लाइसोसोम्स की बात करूँ, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, अंदर ही सेल के डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो ये अंदर ही सेल के अंदर ही डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं कि जितना यहाँ पे सेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई डेड सेल है, कुछ सेल्स मर जाते हैं, कुछ डेड सेल्स होते हैं अंदर, तो ये उन्हीं को इनगल्फ करते रहते हैं, खुद ही खाते रहते हैं। और इनके अंदर ये कंटेन करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर ये डाइजेशन का काम कर रहे हैं तो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कंटेन करेंगे। ये अपने अंदर कंटेन करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्होंने अपने अंदर कंटेन किया होता है, और इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि एक तो ये बैग की तरह होते हैं और इनको सुसाइडल बैग्स, ये खुद ही अपनी सुसाइड भी कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इन सारे काम से दुखी हो गया तो इसे सुसाइड कर दिया। एक्चुअली करता है कि इतना प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है अपने सेल के लिए, अपने अंदर सेल के सिस्टम के अंदर के इन्वायरमेंट के इतना प्रोटेक्टिव होता है कि जब कोई चीज़ यहाँ पे अगर इसको लग रही है कि ये सेल के खतरनाक खराब है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो हानिकारक होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एकदम से बर्स्ट हो जाता है। ये क्या करता है? बर्स्ट कर देता है, अपने ही सेल को बर्स्ट कर देता है, टू रिलीज दैट एंजाइम्स, टू रिलीज दैट एंजाइम्स इन दिस सेल। ये अपने आप को ही मार देता है, बर्स्ट कर देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, इसलिए खुद ही सुसाइड कर देता है। लाइसोसोम्स को इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए हेल्प, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम लाइसोसोम्स है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने में कंटेन करता है। ये सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहा जाता है, ये खुद ही बर्स्ट आउट हो जाता है जब समथिंग हैपन इन सेल। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए खुद अपना जो एंजाइम को रिलीज करता है, बर्स्ट हो गया, तो जब बर्स्ट हो गया तो खत्म हो गया, तो सुसाइड हो गया।
अगर मैं ये लाइसोसोम का काम है, और यहाँ पे रही बात गोल्जी की, तो गोल्जी का काम होता है पैकेजिंग करना और सप्लाई करना टू अदर, यहाँ से फ्रॉम वन सेल टू अदर, यहाँ से इस सेल से बाहर आ जाना, सप्लाई और पैक करके प्रोटीन्स को, ठीक है। तो गोल्जी जो बॉडी है, जो गोल्जी बॉडी है उसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। और वेसिकल क्या होते हैं? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बताऊं कि क्या होता है, ER होता है, इसके पास होता है राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ये वेसिकल में आधी मॉडिफिकेशन करके, बिल्कुल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, प्रॉपर मॉडिफिकेशन किसको वो बेचता है? ये गोल्जी बॉडी को बेचता है। और गोल्जी बॉडी से भी वेसिकल के रूप में, एक पॉलीथीन बैग के रूप में वापस आके ये सप्लाई कर देता है, पैक एंड सप्लाई। यहाँ पे पैकिंग होती है और मॉडिफिकेशन होती है, पूरी मॉडिफिकेशन होती है और सप्लाई होती है, और सप्लाई होती है। यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की, सिंथेसिस थोड़ी सी, और सिंथेसिस करता कौन है? राइबोसोम। फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की यहाँ होगी, और स्मूथ की लिपिड करेगा। लिपिड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है लिपिड्स की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो सेल और सेल मेम्ब्रेन थे उसके बारे में था, और कल हम जो बाकी ऑर्गेनेल्स बची हैं इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको ये बेसिक लेवल से बताया है, तभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ पॉइंट्स जानना चाहते हैं कि सिर्फ फंक्शन क्या है वो बता दो। फंक्शन आपको मैं 3 सेकंड में बता दूँ, 3 मिनट में बता दूँ, लेकिन अगर आपको इसको समझ के करोगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो नॉन मेडिकल के, जो बायो के नहीं हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आखिर ये होता कैसे, ये चीज़ें बनती कैसे हमारी सेल में, ठीक है। तो अभी भी जितना भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे बता सकते हो। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपने में क्लियर कंप्लीट कौन कौन सा पार्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और वैक्यूल एंड लाइसोसोम, जो हम अब कल पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।